न सिर्फ ईरान वो मुल्क था जिसने इसराइल को तमाम इतराफ से जब वो घेरा, एक सर्कल जब उसके गिर्द बनाया, लेकिन ईरान के बाद अब कुछ और मुल्क भी इसी तरह का एक सर्कल जो है वो इसराइल के गिर्द बना रहे हैं, इसराइल को घेर रहे हैं। आप टर्की की मिसाल लीजिए, टर्की की फौजें सीरिया में, टर्की की फौजें जो है वो लेबनान में, टर्की की फौजें जो है वो गजा में डिस्कस हो रही हैं, और टर्की का जो अलायंस है मिस्र के साथ, तो ये तमाम इतराफ से यानी टर्की ही टर्की है इसराइल के गिर्द। लेकिन इसके साथ साथ एक और मुल्क जो है वो अब सामने आ रहा है बड़ा ही अनयूजुअल अंदाज के अंदर, क्योंकि ईरान भी मिडिल ईस्ट का मुल्क है, टर्की का ताल्लुक भी मिडिल ईस्ट से है, लेकिन ये जो मुल्क है इसने भी इसराइल के गिर्द जो है वो घेरा बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस मुल्क का ताल्लुक जो है वो मिडिल ईस्ट से नहीं है, लेकिन ये ओआईसी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के हवाले से यानी कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। तो इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो बड़ा अनयूजुअल अंदाज के अंदर इस वक्त जो इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ मिलिट्री अलायंसेस बना रहा है। पहले मिस्र के साथ जब वो ये टॉक शुरू हुई, और अब जो है वो जॉर्डन के साथ बड़े अनयूजुअल अंदाज के अंदर ये टॉक्स हो रही है और मिलिट्री अलायंस जो है वो डिस्कस हो रहा है। तो ये तो यानी इसराइल पहले ईरान से लड़ रहा था और फिर टर्की आ गया, और अब पाकिस्तान जो है यानी इकोनॉमिकली डिस्कशन नहीं हो रही है, मिलिट्री डिस्कशन हो रही है। तो अगर इजिप्ट के साथ मिलिटरीली अलायंसेस आगे बढ़ रहे हैं, अगर जॉर्डन के साथ बात हो रही है, तो किसके खिलाफ लड़ना है भाई? लड़ना किसके खिलाफ है? अगर मिलिटरीली बात आगे बढ़ रही है तो ये तो वो मुल्क है जिनको इसराइल ने जो है वो कंट्रोल किया हुआ है, इनको इसराइल ने जो है वो आप कह लें कि एक तरह से कमजोर रखा हुआ है, तो उन्होंने जो है वो लड़ना किसके खिलाफ है? और दूसरा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है रिगार्डिंग इसराइल वो बहुत क्लियर है और तारीख भी है। और पाकिस्तान वो मुल्क है द ओनली कंट्री जिसने इसराइल के जंगी हथियार गिराए हुए हैं। अरब वॉर्स के अंदर पाकिस्तान ने हिस्सा लिया था और इसराइल के जंगी हथियार जो पाकिस्तान ने गिराए हुए हैं, और एक खास आइडियोलॉजी पाकिस्तान रखता है। और इसके साथ साथ जो है वो जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बनाया था तो उस वक्त फ़लस्तीन में जो वो जश्न मनाया गया था, ठीक है। तो और फिर ये जो देखिए जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ पाकिस्तान बात कर रहा है, तो क्या ये सऊदी अरेबिया की मर्जी के बगैर हो रही होगी? डेफिनेटली इसमें सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, और जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट हुआ है इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि कल को और मुल्क भी इसमें शामिल हो जाए, यानी जॉर्डन हो सकता है, मिस्र हो सकता है, बाकी मालिक हो सकते हैं। तो ये बात आगे बढ़ रही है। और अगर पाकिस्तान वहां पर है तो क्या चाइना वहां पर नहीं है? यानी पाकिस्तान का वहां पर होना समझ ले कि चाइना भी उसमें जो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो ये एक बड़ी अनयूजुअल डेवलपमेंट है और इसराइल को ये पसंद नहीं है। जब ये ईरान जंग हो रही थी तो इसराइल के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो खुलकर ये कहना शुरू हो गए थे कि ईरान के बाद जो बारी है वो पाकिस्तान की है। खुलकर जो है वो उनके अभी भी स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड पड़ी होंगी। तो पाकिस्तान को वो हमेशा उनके निशाने पर था, और अब जो है वो जाहिर है कि उनको ये बात जो है वो पसंद नहीं है। अच्छा, इसराइल एक और जंग की तैयारी कर रहा है, और ये जंग है लेबनान के खिलाफ। वो लेबनान जिसके खिलाफ जंग जो है वो इफेक्टिवली कभी ख़त्म हुई भी नहीं है। जो लास्ट ईयर सीज फायर हुआ है इफेक्टिवली तो वो कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सका है। तो हजारों वायलेशन जब इसराइल ने की है, तो उस सूरत हाल से बैक टू फुल स्केल एग्रेशन, फुल स्केल वॉर, उसकी तरफ जब सूरत हाल दोबारा जाने लगी है। और वजह यह है कि इसराइल को एक और जंग चाहिए, नेतन्याहू को जब एक और जंग चाहिए, तो वहां से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डेंजरस खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और आज जो यूएस एनवॉय है वो लेबनान पहुंचे हुए हैं, और आप कह लें कि अल्टीमेटम देने लेबनीज गवर्नमेंट को वो गए हैं। और दूसरी तरफ सीरिया में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सीरिया में इसराइल ने सदरन सीरिया में जब एस्केलेशन शुरू कर दी है, उनकी फौज ने आगे बढ़ रही है वो, और अजीब व गरीब काम कर रही है वो। वहाँ पर अपनी तरफ से चेक पॉइंट्स उन्होंने लगाना शुरू कर दी है, और शाम के जो लोग हैं उनको वहाँ से जब वो उनकी चेकिंग कर रहे हैं जैसे वो कोई शाम की फौज है या शाम की पुलिस है या शाम की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। इस तरह से उन्होंने चेक पॉइंट्स लगाना जब वहाँ पर शुरू कर दिए हैं। सदरन सीरिया में ये हो रहा है। तो नॉर्थ जो सीरिया है वहाँ पर क्या हो रहा है? नॉर्थ सीरिया में जहाँ पर अमेरिका की बेसिस हैं वहाँ पर अमेरिका ने मजीद उनके प्लेन्स उतर रहे हैं, री इन्फोर्समेंट हो रही है, मजीद इक्विपमेंट्स, असलहा, मिलिट्री एसेट जो है वो सीरिया में वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और ये क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि इसराइल के इंटरेस्ट में नहीं है कि सीरिया स्टेबलाइज हो। और दूसरा, जब से अल शरा जो है वो मॉस्को गए हैं और प्यूटन के साथ ये बात की है कि उनकी बेसिस भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी, बल्कि वो इसराइल के खिलाफ डटर करने में शाम की मदद करें,
और अपनी फौजें डिप्लॉय करें, तो उसके बाद से शाम जहां से अमेरिका ने अपनी फौजें निकालना शुरू कर दी थी, अब दोबारा से वहां पर जब वो रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं। और इसी दरमियान एक और काम हुआ है, और वो काम ये हुआ है कि पहली बार इजराइल जो है उसने आर्म्स कंपनी, असलहा साज कंपनी की जो पहली ब्रांच है वो एक मिडिल ईस्ट मुल्क के अंदर खोली है, और उस मुल्क का नाम है यूएई। यूएई के अंदर, अच्छा ये पहली है, जब से नॉर्मलाइजेशन हुई है तब से ये पहली ब्रांच है असलहा साज कंपनी की जो इजराइल ने यूएई के अंदर जब वो खोली है। तो इस पर अब ज़ाहिर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि अभी देखें ना, गजा में सीज फायर जब वो मुकम्मल तरीके से इन्फोर्स हुआ है, वहाँ पर के थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज़ हैं, फिर वायलेशंस हो रही हैं, एड उस तरह से नहीं जा रही, फिर लेबनान जंग की तैयारी है, फिर सीरिया में जो कुछ हो रहा है। तो इस सारे सिनेरियो में इस वक्त इस टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना, इस वक्त असलहा साज कंपनी, जब दुनिया में बायकॉट्स हो रहे हैं, जब स्पेन जैसा मुल्क जो है उसने बायकॉट किया हुआ है, और बहुत सारे मुल्क बायकॉट जिन्होंने किया हुआ है, वो इजराइल से असलहा खरीदते थे, उन्होंने बायकॉट किया हुआ है। तो ये काफ़ी इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये दोनों मुल्क जो है वो काफ़ी करीब है एक दूसरे के, और ये अफ्रीका में भी दोनों इन्वॉल्व हैं। सूडान में, सोमालिया में, आगे पीछे डिफरेंट आपको पता है जंगें जारी हैं, तो वहाँ पर भी इनका काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी रीजन में पूरी तरह से सूरत हाल स्टेबल नहीं है। गजा में दोबारा फुल स्केल जारियत हो सकती है, लेबनान की सूरत, तो लेकिन वो अपने जो उनकी पॉलिसी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उधर अमेरिका जो है वो बहुत ओपनली प्रेसिडेंट मडोरो को थ्रेट कर रहा है, और अभी जो ताज़ा तरीन अमेरिका की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट मडोरो के दिन गिने जा चुके हैं, और उनके लिए बेहतर यह है कि वो रशिया और चाइना के लिए यहाँ से निकल जाएं, तो बस टाइम बहुत थोड़ा है। तो इस तरह के बयानात उनकी जानिब से आ रहे हैं। तो वेनेजुएला के साथ जंग क्यों नागुज़ीर हो गई है? क्योंकि उनको रिसोर्सेज चाहिए। तो देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे। गजा की हेडलाइंस अगर मैं आपके सामने रखूं, बॉम्बिंग इस वक्त हो रही है, शेलिंग हो रही है, एड रिस्ट्रिक्शन जब वो उसी तरह से जारी है, जेनोसाइड जब वो उसी तरह से इफेक्टिवली इस वक्त हो रही है। हालांकि अगर आप देखें तो अमेरिका ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि उनके ड्रोन्स पिछले 4-5 दिनों से फ्लाई करना शुरू हो गए गजा में सीज फायर को मॉनिटर करने के लिए, लेकिन उस सब के बावजूद ये सारा कुछ जारी है, और एक भी क्लॉज को सही अंदाज में रीजन और बाकी मुल्क और गारंटर जो है वो इसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सके हैं। सो इजरायली ड्रोन्स एंड शेलिंग ट्रिगरिंग डीप ट्रॉमा इन गाजा डिस्पाइट ट्रूस। ये अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए, इजराइल स्टिल मेंटेनिंग अ फैमिन पॉलिसी इन गाजा। ये बहुत ही डेंजरस बात है, और मैंने आपको बताया कि पहले ये सारा कुछ हो रहा था तो दुनिया इसको जेनोसाइड कह रही थी, अब ये सारा कुछ उसी तरह से जारी है और दुनिया इसको सीज फायर कह रही है। तो अल जजीरा ने आज रिपोर्ट किया है कि जो फैमिन की पॉलिसी थी इजराइल की, वो उसी तरह से जारी है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी और रीजन जो है वो फेल हो चुका है इजराइल को अकाउंटेबल ठहराने में फॉर इग्नोरिंग इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर द सीज फायर एग्रीमेंट, और एड को फैसिलिटेट करने में गजा में, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, गारंटर्स, रीजन, ये सारे नाकाम हो चुके हैं। तमाम जो कंडीशंस थी सीज फायर की, वो तमाम की तमाम जब इजराइल की जानिब से वायलेट की गई हैं। कोई भी ऐसी एक भी कंडीशन नहीं है जो उन्होंने मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया हो। बॉम्बिंग वो कर रहे हैं, एड वो नहीं आने दे रहे हैं। जो देखें, एक अनरिस्ट्रिक्टेड एड आएगी तो स्टारवेशन नीचे जाएगी ना, तो स्टारवेशन तो वहीं की वहीं है, एड तो वो नहीं आने दे रहे, बस बराए नाम जो है वो आने दे रहे हैं। 600 ट्रक्स तय हुए थे, और अभी टोटल जो है वो कोई इन 18 दिनों के अंदर शायद ही कोई 1000 या 1100-1200 टोटल ट्रक्स जब वो एंटर हुए हैं। हालांकि डेली जब वो 600 जब तय किए गए थे तो वो नहीं आने दे, और 600 भी थोड़े हैं, जिस लेवल की स्टारवेशन है वो 600 भी थोड़े हैं। इसलिए एड को कभी भी मुआहदों का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो मुझे बताइए कि इजराइल क्यों ये स्टारवेशन की पॉलिसी जब वो मेंटेन रखे हुए, तो उनका बुनियादी माइंडसेट, बुनियादी मकासद वो तो वहीं के वहीं है। अल जजीरा लिख रहा है, वेयर इज द एड दैट पैलेस्टीनियंस वर प्रॉमिस्ड। मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही डीप बिट्रेयल जो है वो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है। अल जजीरा ये लिख रहा है कि कहां है वो एड जो फलस्तीनियों को प्रॉमिस की गई थी। वेयर इज द सेफ्टी दैट वर प्रॉमिस्ड, वो सेफ्टी के बॉम्बिंग नहीं होगी वो किधर है, वो गारंटी किधर है। द शेल्टर एंड द मेडिकल एड, खैमे, दवाइयां, वो किधर है। नन ऑफ दैट इज कमिंग इन, कुछ भी इनमें से नहीं आ रहा है। फैमिन इज स्टिल अ पॉलिसी दैट इजराइल हैज बीन अपहोल्डिंग। तो देखिए बात बड़ी बुनियादी सी है, और वो ये है कि जब
वो इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे। आप देखिए कि उन्होंने एक जेनोसाइड की है, फिर भी मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये चीज तो उनको इनकरेज करेगी। तो बहुत ही खतरनाक बात है कि भूख से अभी भी फलस्तीनियों की वही हालत है, और क्या बदतरीन हालत होगी जब इंटरनेशनल मीडिया अंदर जाएगा तो हमारे सामने असल हकायक जो वो आएंगे। और फिर आप वेस्ट बैंक के अंदर देखिए, 3 पैलेस्टीनियन किल्ड इन इजरायली रेड इन द वेस्ट बैंक। वहां पर इजरायली फौज और इजरायली सेटलर जो वो बहुत ज्यादा जुल्म इस वक्त ढा रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारी जो है वो इजराइल एक ग्राउंड वर्क कर रहा है एक फुल स्केल एग्रेशन के लिए, ठीक है ना, दोबारा उसी 10 अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल की तरफ ले जाने के लिए ग्राउंड वर्क कर रहा है। वो अगर एड अंदर जाने देगा फुली उस अंदाज में, तो फिर फलस्तीनियों को रिलीफ मिलेगा। वो फलस्तीनियों को रिलीफ नहीं देना चाहता, बल्कि जब वो दोबारा उसी फुल स्केल एग्रेशन की तरफ जब लेकर जा रहा है। और देखिए यहां पर एक और बड़ी जो डेंजरस चीज है वो ये है कि जो अवामी दबाव था दुनिया में, उसको डिफ्यूज करने का ये एक बहुत, दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करने का ये उसमें ये एक मंसूबा भी शामिल था कि दुनिया का जो प्रेशर है, दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट हो गया, भाई सीज फायर हो गया, अमन हो गया। आप देखें ट्रंप आया, वर्ल्ड लीडर्स आए, पीस 2025, 3000 साल के बाद जब वो अमन हो गया, तो ये सारी एग्जैजरेशन है ना। किस लिए है कि भाई सब कहेंगे अच्छा जी ठीक हो गया, सब मामला ठीक हो गया, तो ठीक नहीं हुआ। ग्लोबल बायकॉट जब इजराइल के खिलाफ बहरहाल बढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ ग्लोबल बायकॉट्स अगेंस्ट इजराइल जेनोसाइड इन गाजा। इसी दरमियान नाज़रीन, इजराइल और यूएई के हवाले से खबर सामने आ रही है, इजरायली मिलिट्री टेक कंपनी टू ओपन फर्स्ट ब्रांच इन यूएई, पहली ब्रांच सिंस नॉर्मलाइजेशन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए वो ये कहते हैं कि जो गल्फ की सिक्योरिटी है वो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना। तो फिर कतर के ऊपर हमला हुआ तो कतर ये चाहता था कि यूएई जो है वो इजरायली एम्बेसडर को निकाले, तो यूएई ने जो है वो ज़ाहिर है कि नहीं निकाला, और एक स्टेटमेंट जरूर जारी की, लेकिन इजरायली एम्बेसडर को जो है नहीं निकाला। और अब उन्होंने एक इजरायली आर्म्स कंपनी, असलह साज कंपनी भी वहां पर अलाउ कर दी है। तो ठीक है, यानी हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है। अगर वो ये समझते हैं कि वो इजराइल के साथ आइडियोलॉजिकली, मॉरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ज्यादा अलाइन करते हैं, ठीक है ना, वो इजराइल के साथ जाना ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं, और वो समझते हैं कि मॉरली भी ये ठीक है, आइडियोलॉजिकली भी वो इजराइल के साथ मुताबिकत रखते हैं, तो ठीक है, मतलब यूएई उसकी अपनी पॉलिसी है, जैसा भी वो समझे। लेकिन बहरहाल इसमें 2 चीजें जरूर है, एक ये कि ये यहां पर जो अलायंस है वो एक तो ईरान के खिलाफ है, ठीक है ना, ये ईरान के खिलाफ है, और दूसरा हेरेड्स ही का आर्टिकल हमने आपके सामने रखा था कि जब जब भी मिडिल ईस्ट के ममालिक इजराइल के साथ फलस्तीन को माइनस करते हुए कोई भी मुआहिदा करते हैं तो उसका खमियाजा फलस्तीनियों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इजराइल फिर वहां पर और ज़्यादा ब्रूटल अंदाज में जब वो अटैक्स करता है कि भाई बुनियादी है कि मिडिल ईस्ट के मुल्क जब हमारे साथ खड़े हैं तो फिर मसला क्या है, फिर हम फलस्तीनियों के साथ जो मर्जी करें। तो अब जो उन्होंने जेनोसाइड कर दी है, इसके बावजूद अगर उनके साथ इसी नॉर्मल अंदाज में चला जाता है और कोई कंडीशन नहीं रखी जाती, किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता, तो फिर ये होगा कि उनके क्राइम्स जो है वो इसी तरह से जो है वो जारी रहेंगे अनटिल एंड अनलेस जो एक बड़ी तब्दीली आए और एक एंटिटी जो है वो कोलैप्स हो जाए। टर्की के लिए आज जो बड़ा दिन है, और टर्की जो है वो तेजी के साथ इस रीजन का बैलेंस ऑफ पावर इजराइल के तनाजुर में बदल रहा है। पहले एयर डिफेंस, फिर आपने देखा कि उनकी फाइटर जेट्स की डील हुई है एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए। ज़मीनी फौज तो वैसे भी उखाड़ के रख देगी इजराइल को, और जो उनके मिसाइल्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और साइबर सलाहियतों में भी टर्की बहुत आगे है, इंटेलिजेंस में भी पूरी टक्कर रखता है। तो आज उनके लिए एक और बड़ा दिन यह है कि 2 दहाइयों की उनकी एफर्ट्स का सिला मिला है, और एक और माइलस्टोन जब अचीव हुआ है। आज वो लोकली मेड जो टैंक है वो अपनी फोर्सेस को डिलीवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड मेन बैटल टैंक्स टू द टर्किश आर्म्ड फोर्सेस, अ मेजर माइलस्टोन। 20 साल की पीछे मेहनत है ताकि सेल्फ रिलायंस की जाए इन द डिफेंस सेक्टर। आज वो 20 साल के बाद पहली कामयाबी, आज वो टैंक्स जब अपनी फोर्सेस को डिलीवर करने जा रहे हैं जो उन्होंने खुद बनाए हैं, कहीं से लिए नहीं है। तो अब देखिए टैंक्स वो बना रहे हैं, एयर डिफेंस वो बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वो टोटली खुद बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पुर्जा भी हम बाहर से नहीं लेंगे। तो टर्की जो वो पूरे अंदाज में उनको टक्कर दे रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, लेबनान की जो जंग है जो अपनी जगह पर जारी है, कभी खत्म भी नहीं हुई थी, लेकिन एक और लेवल के ऊपर वो दोबारा से आ रही है। आज मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ वहां पर है, और साथ ही जो यूएस एनवाई है वो भी लेबनान पहुंच गई है। और वो क्या करने गई है, वो ये कहने गई है कि अल्टीमेटम देने गई है कि वो हिजबुल्लाह को लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो फौरी डिसार्म करे, या फिर इजराइल हमला करने जा रहा है।
ये बुनियादी मैसेज जो वो डिलीवर करने गए। तो बैकग्राउंड आपको पता है, पिछले 4-5 दिनों से इजराइल ने वहां पर बहुत अटैक्स बढ़ा दिए हैं, असैसिनेशंस जो है वो बढ़ा दिए हैं। और इजराइल की डॉक्ट्राइन आप समझते हैं, नेतन्याहू का माइंडसेट आप समझते हैं, जब गजा में कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो उनको एक और जंग की जो जरूरत है, और वो इस वक्त लेबनान के साथ होने जा रही है। ये उन्हीं रॉयटर्स की रिपोर्ट देखिए, यूएस एनवॉय अराइव्स इन बेरूत एज फियर ग्रोज ऑफ न्यू इजराइल हिजबुल्लाह वार। भाई कौन सा फियर है? एक जंग है जो इंजीनियर की जा रही है, इंजीनियर्ड वॉर है। ऐसा नहीं कि लेबनान या हिजबुल्लाह कुछ कर रहे हैं, इजराइल है जो एक खुली बदमाशी कर रहा है। लेबनान के ऊपर एक बार फिर वो हमला करने जा रहे हैं। देखें, हिजबुल्लाह के वेपन्स डिफेंसिव वेपन्स हैं, वो जब लेबनान पर हमला होता है तब वो इस्तेमाल होते हैं, और कई दहाइयों से उन्होंने ये साबित किया है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये लेबनान के लिए वेपन्स जो है वो एसेट हैं। तो जब लेबनान अमेरिका को ये कहता है कि भाई इजराइल वायलेशन कर रहा है, तो अमेरिका कहता है कि लेबनान जाने और तुम जानो, इजराइल जाने और तुम जानो। लेबनान को जवाब आता है, लेकिन यहां पर वो अचानक दरमियान में आ जाते हैं कि नहीं, हिजबुल्लाह को डिसार्म करो। मतलब आप देखें ना, जब उनको कहा जाता है कि भाई आप इजराइल को रोके, तो वो कहते हैं इजराइल जाने और तुम जानो। तो हिजबुल्लाह के मामले, और भाई हिजबुल्लाह क्यों डिसार्म हो? तो ये एक ज़ाहिर है कि एक इंपीरियलिस्ट प्रोजेक्ट है इजराइल की हेजेमनी को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो फॉर टॉक्स ऑन डिसआर्मिंग हिजबुल्लाह, इजराइल इज प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट इट्स एयर कैंपेन। इजराइल हमला करने जा रहा है। डेज ऑफ इंटेंसिफाइंग इजरायली स्ट्राइक्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं, जिसमें दर्जनों लेबनीज जो है वो शहीद हो चुके हैं। और जो यूएस एनवॉय टॉम बैरक है, उसकी पिछले वीक हमने स्टेटमेंट आपके सामने रखी थी, जिसने ये कहा था कि एक लेबनान की जंग नागुज़ीर है अगर हिजबुल्लाह डिसार्म ना हुई। हिजबुल्लाह फेस रीन्यूड वॉर, एक और जंग होने जा रही है इफ लेबनान डज नॉट फुली डिसार्म द ग्रुप विच हिजबुल्लाह हैज रिजेक्टेड। तो हिजबुल्लाह देखिए, ये लेबनीज गवर्नमेंट को फैसला करना है, हिजबुल्लाह तो कभी डिसार्म नहीं होगी। ये एक डिजास्टर्स फैसला है, भाई वो डिसार्म क्यों हो? डिफेंसिव वेपन्स हैं, और इजराइल जो एक ऑक्यूपेशन है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक पावर है, उसके सामने वो डिसार्म क्यों हो? सो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफरिंग लेबनान विद 2 पॉसिबिलिटीज। अल्टीमेटम है, 2 ही रास्ते हैं। एक ये है कि फौरी हिजबुल्लाह को डिसार्म करो, या फिर तुम्हारे ऊपर नेतन्याहू को जो छोड़ दिया जाएगा। यानी उन्होंने जैसे कि यहां पर एक पागल डॉग रखा हुआ है, तो बस उसको वो खोल देते हैं, और लेबनान इन द हैंड ऑफ नेतन्याहू टू डू व्हाट ही वांट्स, या फिर हम नेतन्याहू को छोड़ देंगे, जो वो करना चाहता है वो करेगा। 400 लेबनीज शहीद हुए हैं जब से सीजफायर हुआ है, 4500 वायलेशंस हुई हैं। इसका मतलब यह है कि 4500 स्ट्राइक्स हुई हैं अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक। फ्रॉम द डे 1 वो लोगों को मार रहे हैं, लेकिन अमेरिका का क्या रोल है? अब देखें, 400 लेबनीज 365 दिनों में, यानी हर रोज एक लेबनीज जब वो शहीद हुआ है। तो इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं है इजराइल को रोकने में। लेकिन हिजबुल्लाह तो, अच्छा, इजरायली मीडिया क्या कह रहा है? इजरायली आर्मी कहती है कि हिजबुल्लाह ने अभी रिसेंटली सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट जो है वो सीरिया से स्मगल किए हैं। तो सीरिया में क्या हो रहा है? सीरिया में इजरायली फोर्सेज जो है वो ऑन द दमास्कस क्विंतरा रोड जो है, यानी क्विंतरा से दमिश्क जाता हुआ जो रोड है, वहां पर वो चेक पॉइंट्स लगा रहे हैं। उनकी फौज आगे बढ़ रही है, और वहां पर जब वो शाम के लोगों को उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया, जैसे वेस्ट बैंक में उनकी चेक पॉइंट्स हैं, तो वहां पर मतलब खुलेआम वो वहां पर घूम रहे हैं। और यूएस कार्गो प्लेन लैंड्स इन सीरिया बेस एज इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस एस्केलेट क्विंतरा ब्रिचेस। उधर से साउथ में इजरायली फौज आगे बढ़ रही है, नॉर्थ में जो है अमेरिकन फौजें जो है वो उनके इक्विपमेंट्स जो है वो मजीद अपनी बेसिस पर जब वो डिप्लॉय कर रहे हैं। तो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। वेनेजुएला के हवाले से देखिए, अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं समथिंग विल हैपन सून, बहुत जल्द कुछ ना कुछ होने जा रहा है, समथिंग इंटरनल और एक्सटर्नल वेनेजुएला के ऊपर। और उन्होंने कहा कि मडोरो जो है वो चाइना या रशिया निकल जाए, क्योंकि उसके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। समथिंग हैज टू हैपन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। और फुल स्केल इन्वेजन जो है उसके चांसेस कम है, लेकिन हो सकती है, लेकिन वो आखिरी ऑप्शन है। तो इस तरह की, और फिर उन्होंने कहा कि क्यूबा की भी बारी आने वाली है, वेनेजुएला के बाद क्यूबा की भी बारी आने वाली है। इट विल बी द एंड फॉर क्यूबा। तो नाज़रीन, 5 से 6 दहाइयां हो चुकी हैं क्यूबा पर सैंक्शंस की, और वो क्यूबा को ढेर नहीं कर सके, और एक जंग भी क्यूबा के साथ कर चुके हैं। अब वो एक और जंग की धमकी जब वो क्यूबा को दे रहे हैं। और वेनेजुएला ने जो नेबरिंग आइलैंड कंट्री है जहां पर अमेरिकन फौजें आ गई हैं, उनके साथ जो गैस सप्लाई मुआहिदा था वो कैंसिल कर दिया है। तो ये जनाब अली इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।